नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। पाकिस्तान पर एबीपी न्यूज की पैनी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान में लगातार हालात हर घंटे बदल रहे हैं। नंबर के खेल में इमरान खान लगातार पीछे हैं। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है। 31 तारीख का वो वक्त है, वो दिन है। और इस बीच खबर ये आई कि इमरान खान ने विपक्ष के सामने प्रस्ताव रख दिया है। और प्रस्ताव क्या रखा है, डील क्या है कि आप अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लीजिए, मैं असेंबली भंग कर दूंगा। हालांकि खबर आने के कुछ ही मिनट बाद उनकी पार्टी पीटीआई से किसी भी तरह के ऑफर या सौदे से इनकार कर दिया गया है। और इन सब के बीच सत्ता के नंबर गेम में इमरान लगातार पिछड़े हैं। अभी पाकिस्तान की संसद में कौन कितना ताकतवर है, पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूं। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त विपक्ष, चाहे वो पीएमएल हो, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो एमक्यूएम, जिसके 7 सांसद जो हैं, उन्होंने फौरन अपना जो समर्थन है वो इमरान खान से वापस ले लिया था। कल ही हमने ये खबर ब्रेक की थी। ये वो सारे के सारे दल जब मिल जाते हैं तो 172 के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ देते हैं। इनफैक्ट 199 का वो आंकड़ा बनाते हैं। अगर हम जोड़ दें उन तमाम सांसदों को भी जो है तो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन नाराज चल रहे हैं इमरान खान से या उनकी पार्टी से, तो अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की मांग नहीं रखी। इस बीच इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक साहब आए मीडिया के सामने। सहाफियों से किसी बात को लेकर बहस भी हुई, लेकिन बाद में खबर पुख्ता कर दी कि सुनिए, हमने ऐसी कोई डील, ऐसा कोई प्रस्ताव विपक्षियों के सामने नहीं रखा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर पर बने रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरफ इमरान खान पर्चे लहरा रहे हैं, चिट्ठियां लहरा रहे हैं, कह रहे हैं विदेशी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान अस्थिर हो जाए, पाकिस्तान में हमारी सरकार जो है वो अस्थिर हो जाए, मेरी जान को खतरा है। और दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये तो पीछे पीछे डील कर रहे हैं। डील किस बात की हो रही है कि आप अविश्वास प्रस्ताव जो है वापस ले लीजिए और मैं असेंबली को भंग कर दूंगा, यानी चुनावों में पाकिस्तान दोबारा चला जाएगा। लेकिन फिर पीटीआई की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि नहीं, हमने ऐसी कोई डील नहीं की है। हमारे साथ 2 पूर्व राजनयिक इस वक्त जुड़े हुए हैं और जनरल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों मेहमानों से बातचीत होगी और बातचीत हमारी बाकायदा पाकिस्तान में मौजूद उन तमाम लोगों से, उन मेहमानों से होने वाली है। जैसे पीटीआई के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि विवेक काटजू साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको शानदार बात बता दूं, विवेक काटजू साहब, एसडी मुनी साहब लगभग 2 साल के बाद यहाँ स्टूडियो में आए हैं। और ये स्टूडियो में आने की परंपरा जो है वो जनरल सिन्हा ने शुरू कर दी थी कुछ दिन पहले। तो यहाँ ये स्टूडियो में आए हैं और वहाँ खबर है कि इमरान खान अपनी सरकार छोड़ के जा सकते हैं, जाने के पुरजोर कयास विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसीलिए समद साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। खबर यह है आप लोग ठीक नहीं है, आपकी सरकार ठीक नहीं है, खूब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, डील्स वगैरह हो रही है कि प्रस्ताव वापस ले लीजिए, हम असेंबली इलेक्शन करवा देंगे। देखिए, अगर मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट ना कर रहा होता, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट होता, तो मेरी पोजीशन जरा खुल के बात करने की होती। लेकिन इस तरह से कुछ फिर लिमिटेशंस आ जाती है। बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल जो है, हमने कभी मुकम्मल तौर पे इंडिया से भी बंद नहीं हुआ, तो ये पॉलिटिकल ओपोनेंट से बैकडोर क्यों बंद होगा? और वैसे भी जब इस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो कुछ बड़े नाम, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ जो है वो रोल प्ले जरूर करते हैं। और ये जो ऑफर है ये हमारी तरफ से नहीं है। ये ऑफर वो मैच फिक्स करने की ऑपोजिशन की तरफ से है कि वो मैच फिक्स कर लिया जाए और लास्ट ओवर तक या सुपर ओवर तक मैच ना लेके जाया जाए, फ्लोर ऑफ द हाउस वोटिंग ना हो, ताकि उनकी भी कोई इज्जत बच जाए और वो वे आउट ढूंढने की कोशिश करे। और मुख्तलिफ प्रपोजल पे बात हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा समद साहब, किस पर यकीन किया जाए। एक तो पाकिस्तान, ऊपर से पाकिस्तान की 2 अलग अलग पार्टियां, एक जो सरकार चला रही है, दूसरा जो सरकार गिराना चाहती है। तो जनरल सिन्हा, मुझे बताइए मैं किस पर यकीन करूं? समद साहब पर करूं कि शाहबाज नवाज पर करूं कि वो मौलाना फजलुर रहमान पर करूं
कि सेना के बाजवा पर करूं, किस पर यकीन करूं? देखिए, आप केवल दो चीज़ों पर करें, एक सेना में करें और मेरा ख्याल है चीन के से जो खबरें आ रही हैं उस पर आप विश्वास करें और किसी पर ना करें। देखिए, सेना क्या है, पहले लग रहा था कि शायद वो इमरान खान के अगेंस्ट में और थे टोटल, और इसलिए इतना मसला चला, इतनी दूर तक आई। मगर मुझे अब ऐसा लगता है कि कहीं सेना जो न्यूट्रल कहती थी अपने को, अब अलाइन कर ली है इमरान खान साहब के साथ में। और क्यों हुआ ही? वेट अ मिनट सर, अब तक तो ये था कि सेना चिड़ी हुई है इमरान से, ये हुआ क्या? देखिए, ये हुआ है 3-4 दिन पहले, जब आप देखी कि जब वांगी साहब आए वहाँ पर, ओआईसी की मीटिंग हुई और वांगी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया और इमरान खान ने जो ओपनिंग एड्रेस दिया था सेम चीज़ उन्होंने उसको दोहराया। तो मुझे तो ऐसा उस समय से ही लग रहा था, एक आकलन हो गया कि कहीं ना कहीं चीज़ें अपसेट होंगी, और आज तो खुल के आ गई। क्योंकि आज जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो जो कुरैशी साहब हैं वो फिर वांगी के पास जाके भागते भागते गए हैं, और वो कह रहा है, चीन ये कह रहा है कि बड़ी लड़ाई में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ दिखा रहा है, छोटे कंट्री में कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, जो पर्चा लहराए थे, वो जो पर्चा लहराए थे, जो कह रहे थे केबल आया है, वो पर्चा क्या था वो तो खुल के बात हो गई। पर्चा का क्या चीज़ था, जो चीज़, दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कहीं बात नहीं हो रही है। देखिए, इमरान खान साहब जब जो बाइडेन साहब आए थे जनवरी 2021 में, तो उसके बाद उन्होंने एकदम कोल्ड शोल्डर दे दिया था और दिखा रहे थे कि नहीं, और ये जाकर जो अफगानिस्तान के ऊपर में जैसे आए, जो जिस तरह से किया पाकिस्तान ने, वो टोटल चढ़ गए थे। पर दो मौके आए जब उन्होंने, एक क्लाइमेट चेंज का एक समिट था, उसमें उन्होंने, जो बाइडेन ने इमरान खान को नहीं बुलाया, तो एब्सोल्युटली दिखा दिया कि तो आप निकल गए अमेरिका के। मगर डेमोक्रेसी समिट में उनको बुलाया था और इमरान खान नहीं गए, और किसके कहने पे? वो कहे कि बिकॉज चाइना ने क्यों नहीं बुलाया गया, चाइना नहीं जाता तो हम नहीं जा रहे। और फिर देखिए, वो भाग के गए हैं रशिया के पास, 23 सालों बाद रशिया में गए, और किस तारीख को? 24 फरवरी, जिस दिन पुतिन साहब ने लॉन्च करना था। तो ये चीजें ऐसे नहीं हो जाती कि तो बहुत बड़ा गेम, और किस तरह से उनके बयान बार बार आ रहे थे अगेंस्ट। आप कह रहे हैं कि ये जो बिखरे हुए बीन्स हैं, इनको अगर इकट्ठा करें तो स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, और वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एसडी मुनीर साहब, आपका आकलन क्या है? मैं एक तो ये समझना चाह रही हूँ, क्या इमरान पॉपुलर है? क्या वो सच में चाह रहे हैं कि सरकार गिरे और इलेक्शन हो जाए और उसके बाद वो जानते हैं कि दोबारा मैं आ जाऊंगा, या फिर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, इमरान पॉपुलर हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अच्छा, इसको आप दो राय नहीं ले सकते। उन्होंने जो रैली की थी 2 दिन पहले, वो एक अच्छा खासा डेमोन्स्ट्रेशंस है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस अभी भी एक तबका है जो इमरान को पसंद करता है और इमरान को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ वो छोड़ना नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री पद को, वो थोड़ा छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ये भी सही है कि नेशनल असेंबली में उनकी ज़मीन खिसक रही है और खिसक गई है, और ये उसका अंदाज़ है। और इसी नेशनल असेंबली की खिसकी हुई ज़मीन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने पब्लिक रैली की थी, और यही उसका कारण था। अब इसके अलावा जो चर्चा चल रहा है कि फ़ौज का क्या रोल है उसमें, मैं एकेडमिक भी हूँ, और मुझे लगता है कि फ़ौज फंस गई है 2 चीज़ों के बीच में। अच्छा। एक तरफ तो अमेरिका और चीन के बीच में फंस गई है, क्योंकि फ़ौज में दोनों की बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और फ़ौज दोनों में से किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकती है। ठीक है। और फ़ौज के स्टेक्स है, फाइनेंशियल स्टेक्स हैं सिक्योरिटी के अलावा भी। और दूसरी तरफ फ़ौज इसमें फंस गई है कि एक तो इमरान जिसको वो लेके आए थे, वो अब उनको अंगूठा दिखा रहे हैं कहीं न कहीं पर, पिछले काफ़ी दिनों से, मैं उसकी लंबाई में बात ना करें। और दूसरी तरफ उसका जो अल्टरनेटिव है, उसमें नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ खुद तो नहीं, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी, शहबाज शरीफ अगर उसमें प्रधानमंत्री होंगे, ये सही है कि शहबाज और नवाज भी फ़ौज से ही लाए गए पहले, और शहबाज हमेशा से फ़ौज को ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहे हैं जब नवाज ने उनका चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो मैं देखता हूँ फ़ौज इंटरनल पॉलिटिक्स में जो रूलिंग और कंटेस्टिंग पार्टीज है उनके बीच में फंसी हुई है, और इंटरनेशनली चीन और अमेरिका के, और इसीलिए एक ऐसा फॉर्मूला निकाले जिसमें सब
सब खुश रहे और काम चलाएं किसी अरे तरह। प्रभु विवेक काजू जी, ये फॉर्मूला निकल पाएगा? सब खुश रहे, सेना खुश, अमेरिका खुश, चीन खुश, कंटेस्टिंग पार्टी खुश, रूलिंग पार्टी खुश। हाय, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो जन्नत में भी मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, मैं इतना व्यापक तो नहीं जानना चाहता। मैं तो ये जानता हूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब ने DGSI की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक ड्रामा छेड़ा था अक्टूबर में, हाँ, उस दिन ये तय हो गया था। समद साहब शायद हमारे साथ हैं या ना, मुझे मालूम नहीं है। तो समद साहब इस पर ये कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन ये तय हो गया था कि फौज उनको ये जिम्मेदारी नहीं देगी कि वो अगला अपना आर्मी चीफ चुनने दे। देखिए, पाकिस्तान की फौज जो है वो एक ही मामले में अपना प्रधानमंत्री को इजाजत देती, और वो ये है कि आप सीनियर जनरल्स में से एक को चुन लें, क्योंकि हम आपस में लड़ना नहीं चाहते। ओके। अब इसमें बाजवा साहब और उनके साथी जो हैं सीनियर जनरल्स, उन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक ड्रामा किया था और पक्षपात किया था फैज हमीद साहब के लिए। फैज हमीद साहब को नियुक्त कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था बाजवा साहब ने एज पेशावर कोर कमांडर। ये इमरान खान साहब की वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे, तो वो बिचक गए इस पे कि ये तो मेरा अधिकार है, क्योंकि दुनिया जानती है कि फॉर्मल अधिकार जो भी हो उनका, लेकिन DGSI के जो असल मालिक है वो आर्मी चीफ होता है। चाहे जो भी लिखा हो उनके कानून में, वो असल मालिक आर्मी चीफ होता है, वो आर्मी का सर्विंग जनरल होता है। उस दिन से ये तय हो गया था। मैंने तो एक मजमून में लिखा था ये कि ये फौज कभी भी इजाजत नहीं देगी इमरान खान को कि वो अगला चीफ चुने, और इस समर में इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब्दुल समद और साहब, आज के साथ यही हो रहा है। समद साहब इसको जरूर इनकार करेंगे इस बात से, लेकिन देखिए, वहां की ये सब दुनिया जानती है कि 2018 के चुनाव में फौज ने हर सूरत कोशिश करके एक ऐसा माहौल बनवाया था कि इमरान खान साहब सेलेक्ट हो जाएं, आगे आए। हाँ। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पंजाब सूबे में आफत मचा दी थी। आपने बहुत बारीकी से हर पॉइंट को रख दिया है। समद साहब, हम लोग यहाँ 4 लोग हैं, चारों लोग इस बात से अग्री करते हैं। एक बड़ी खबर बता दूं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। पाकिस्तान से इमरान को लेकर बड़ी खबर यह है कि उनके घर पर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक में चिट्ठी को लेकर चर्चा हो रही थी, सिक्योरिटी कमेटी की ये बैठक चल रही थी, अब खत्म हो गई है। अब ये पता लगाना है कि उस बैठक में हुआ क्या, किस बात को लेकर सहमति बनी भी है कि नहीं बनी है, क्योंकि उस चिट्ठी को लेकर 10 तरीके की बातें बाहर निकलकर सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि ये चिट्ठी तुरुप का इक्का साबित होगी इमरान के लिए। फिर बाद में कहा गया विपक्ष की तरफ से कि ये कुछ नहीं था, झूठा पर्चा था, अगर सच है तो बता दीजिए चिट्ठी है कहाँ। हालांकि फिर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, सिक्योरिटी का मामला है और हम इसमें किसी तरह का ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जो देश के हित में ना हो। काजू साहब 20 सेकंड में फिर मैं। हाँ, देखिए, ये इजाजत होती है हर सरकार को कि अगर खुफिया चिट्ठी है तो उस खुफिया चिट्ठी का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको खत्म करे। हाँ। और चिट्ठी को दुनिया के सामने लाए। ये हर सरकार को अपने कानून में इजाजत होती है। तो किस बात से डर रहे हैं समद साहब? तो इमरान खान साहब चाहें तो वो इसको डिक्लासिफाई करके चिट्ठी को बाहर ला सकते हैं और संसद में रख सकते हैं। क्या किसने रोका है? वो तो आपकी ताकत ही है ना। ऐसे जो लहरा रहे थे इमरान खान साहब, वो ताकत ही के तौर पर ना, जैसे तलवार लहरा रहे हो। ये तो कानूनी बात। रुबिका जी, पहली बात तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट इससे लूंगा कि आप माशाल्लाह से पाकिस्तान में बड़ी फेमस एंकर हैं, और इतना बड़ा पैनल जो इनसे मैं सीखता हूँ, विवेक काजू साहब हो गए जो अभी जो पिछले पैनलिस्ट थे, और के सिन्हा साहब से तो हमारी दोस्ती है, नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन काश आपने मुझे इन्वाइट किया होता तो मैं भी स्टूडियो बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाता। इतना खूबसूरत तजिया, इतना प्रिसाइज तजिया जो इन्होंने किया विवेक काजू साहब ने और दूसरे पैनलिस्ट ने। अब आप ये तो कुफर करने वाली बात हो जाती है कि अगर मैं इनकी बातों से इनकार करूं तो गो कि वो मैं अपनी जबान से नहीं कह पाता,
लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि जब इतनी सच बात कही जा रही हो तो फिर अच्छा नहीं लगता कि उस बात से इनकार किया जाए। लेकिन इस पे मैं एक मतलब क्या कहूँ कि नंबर्स आप शो कर रही हैं अभी यहाँ पे, और आंकड़ों पे मुझे एक शेर याद आ गया कि गिला नहीं जो कुरेजा है चंद पैमाने, निगाहे यार सलामत हजार महखाने। तो जो निगाहे यार है ना यहाँ पे, हम उसको कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, ना कि जो है ना वो इन पैमानों को ऑर्गेनाइज करें हम। अरे तो लिहाजा इतनी सच्ची बातें हैं, ये सरकार गिरने के वक्त ही समझ साहब आप करते हैं। ये निगाह करम आप कह भी दीजिए समझ साहब, वाकई मेरा दिल कर रहा है कि आपको स्टूडियो बुला ही दिया जाए। लेकिन एक हाँ, कौन निगाह करम करेगा? अच्छा, अब वो इतने बड़े पैनल के सामने मेरी जो शम्मा है ना वो टिमटिमा जाती है, वो मैं इनकी रोशनी के सामने जो है ना मेरी रोशनी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है ना समझ साहब, निगाहे यार क्योंकि आज आपके पास नंबर्स नहीं है, क्योंकि डिबेट तो मैंने यूं भी आपके साथ बहुत किए हैं, तब आपकी जुबान में मिठास कम, तलवार की धार ज्यादा थी। हमने उस आपने पैनल ऐसा बिठा दिया ना। अच्छा, फिर इस पे हमने उस निगाहे यार को कहा कि तू मोहब्बत में कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। तो वो अभी चाल चल रहे हैं और हम हारने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं तो अगर मैं सीरियस नोट पे पूछूं तो आप सच में हारने के लिए तैयार बैठे हैं? अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, ये सच है। देखिए कभी कोई जीता है यहाँ पे इससे पहले? कभी कोई है जो ऐसा? यहाँ पे तो वो भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिनको फांसी चढ़ा दिया गया है। समझ साहब, अब आप मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं आपको बता दूं आप क्यों मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं। मेरे अब्बा कहते हैं कि झगड़ा दो पहलवानों में होता है, ठीक है? रिंग में दो पहलवान उतरे और एक पहलवान पहले ही ऐसे कर दे तो फिर आप नहीं मुक्केबाजी कर सकते हैं। और आपने सर पहले ही, अब मुझे नहीं पता आप मुझे देख पा रहे हैं नहीं, दोनों हाथ अपने मुंह के सामने कर दिए हैं। अब किसी तरह की कोई पंचिंग सर हो नहीं सकती है, ना सवालों की और ना ही सच्चाई की, क्योंकि आप सब कबूल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैं चाहूँगी कि आप हमें बहुत ईमानदारी से बता दें, क्योंकि आज फुल मूड में आप ईमानदारी से बात करने के बहुत कम ऐसा होता है, डिनायल मोड ज़्यादा रहता है। आज आपका वो मोड ऑफ हो गया। एक बड़ी खबर ले लूँ समझ साहब, और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। इमरान खान को लेकर ही ये बड़ी खबर है। देखिए, पाकिस्तान पर इसलिए पैनी नजर है क्योंकि वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। शहबाज शरीफ के घर इमरान विरोधियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आज का आज इस्तीफा दे दे इमरान खान आज ही इस्तीफा दे दे, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर अपनी सरकार नहीं बचा सकते हैं। इमरान को सुरक्षित रास्ता हम किसी कीमत पर नहीं देने वाले हैं। मुनी साहब बिल्कुल सही है। मैं ये भी कह रहा था कि अगर ओपोजिशन के पास 199 सीट्स हैं, नंबर हैं, तो कोई रास्ता नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में हो। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है तो कम से कम चाहेंगे कि ये सरकार जाए और दूसरी सरकार चाहे थोड़े टाइम के लिए ही बने, उनकी बने, ताकि वो एक अपना राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सके। क्योंकि अगर दूसरा इलेक्शन भी इमरान खान के टेम्परेरी या लेमडक प्राइम मिनिस्टरशिप में भी होता है तो वो ओपोजिशन को एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, वो नहीं हो सकता। हाँ काचू साहब बोलिए ना। नहीं, वो क्षमा करें, तो पाकिस्तान के संविधान में यह है कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट बनती है जो कि सुपरवाइज करती है इलेक्शन। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है सिटिंग, जिस दिन इलेक्शन अनाउंसमेंट के पहले उसको जाना पड़ता है और वो 3 महीने के लिए एक सरकार आती है। इवन इफ अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत हो तब भी उसको हटना पड़ता है। इंटरिम गवर्नमेंट में भी ओपोजिशन का क्या रोल होगा वो डिसाइड फौज करेगी, जैसा मैंने कहा। हाँ, फौज फंसी हुई है उसी में कि क्या फॉर्मूला निकाला जाए जो सबको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चाहे पानी के साथ निगलना पड़े एक्सेप्टेबल हो। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ अगर इजाजत हो? हाँ, बस मैं सिन्हा साहब से इस पर रिमार्क ले लूँ और उसके बाद आप पूछ सकते हैं समद साहब से। मैं बड़ी खबर लूँ उससे पहले एक सेकंड। सर, ये जो खबर आ रही है
लीजिए एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से। इस समय की ये बड़ी खबर ये बता रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में देरी हो रही है। देरी का मतलब क्या है, इसके माने क्या है? क्योंकि 31 मार्च को चर्चा हो जानी थी, शुरू हो जानी चाहिए थी अब तक ये चर्चा, लेकिन प्रस्ताव पर चर्चा में देरी के माने क्या है? जनरल सिन्हा, क्या लगता है? देखिए रुबिका, आपको ये जो देरी और जो बात ये कहे कि 4 तारीख, कोई कहता 8 तारीख में जाके कुछ होगा और पूरा का पूरा दृश्य ही बदल जाएगा, ऐसा पाकिस्तान से बोल रहे हैं लोग। और ये नहीं कि केवल विपक्ष वाले बोल रहे हो या सत्ता पक्ष बोल रही है, वहाँ से कुछ मीडिया भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कुछ हमारा भी अपना एक उनसे कांटेक्ट है, वहाँ से भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। हाँ। देखिए जो बड़ी चीज़ है चाइना ने आर्मी को कहा है, जैसे काजू साहब ने बताया और मनी साहब ने बताया था कि बड़ा उनके लिए संकट का समय आ गया है, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। सिन्हा साहब एक सेकंड रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि हमजा मेरे सहयोगी पाकिस्तान से हमारे साथ, इनफैक्ट इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमजा, व्हाट्स द न्यूज? अब तक तो बहस शुरू हो जानी चाहिए थी, इसी वक्त प्रस्ताव पेश किया गया था, मुझे याद है कुछ दिनों पहले, अब तक चर्चा शुरू क्यों नहीं हुई है? क्या छिपा है इसके पीछे? देखिए, लगता ऐसा है कि जो कल रात की जो मीटिंग आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की हुई है उसमें बहुत कुछ सेटल किया गया है। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो नेशनल असेंबली का सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो 4 बजे शुरू होना था और इस वक्त 1 घंटा हो चुका है, सेशन नहीं शुरू हुआ है। और 6 बजे फेडरल कैबिनेट का जो है वो एक अलग से सेशन है जो 6 बजे शुरू होना है, यानी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अब सेशन क्यों नहीं हुआ, इसमें ऑपोजिशन भी नहीं गई है, सेशन कॉल हुआ था, स्केड्यूल में था, एजेंडे पे था, फिर भी नहीं हुआ। तो लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन हुई है उससे कोई मिडिल ग्राउंड बीच में निकालने की कोशिश हो रही है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा शुरू हो जानी थी 4 बजे और फिर 2 घंटे बाद कोई और सेशन भी था, वो कौन सा सेशन था? देखिए, 4 बजे नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर नेशनल असेंबली का सेशन था और उसके बाद 6 बजे जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है वो मीटिंग है रिगार्डिंग अगेन उसी लेटर को लेके नेशनल असेंबली के अंदर ही है। तो वो अभी और यहाँ पे ये सब 5 बज रहे हैं, जिसका मतलब है 1 घंटा गुजर चुका है, सेशन शुरू नहीं हुआ। मतलब असेंबली में कोई भी नहीं है, अभी तक हमें नहीं मिला, ना विपक्ष वहाँ पहुंचा है, ना सरकार का कोई बाशिंदा, असेंबली में कोई भी नहीं। ये कैसे हो सकता है काजू साहब? कोई भी नहीं आया है, सेशन ऑफिशियली शुरू होना चाहिए था, नहीं हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये कैसे हो सकता है? जो हमजा कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक करता हूं कि इसमें फौज अब बीच में पूरे तरह से आ चुकी है और वो अब एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त देखिए, जो मुनी साहब कह रहे थे वो उसमें बहुत वजन है। इस वक्त लोगों की एक एनर्जी है ऑपोजिशन की, वो चाहते हैं कि इमरान खान को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे शिकस्त दें हम। काजू साहब, तो फिर पहुंची क्यों नहीं? मैं यही समझना चाहती हूँ ना, आप कह रहे हैं सेना वहां पहुंच गई है। देखिए, मैं हाँ, बस फौज कुछ देर के लिए रुक रही हूँ सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, अभी बहस शुरू हो जानी चाहिए थी। हमजा मेरे सहयोगी ये बता रहे हैं कि ना तो विपक्ष असेंबली में पहुंचा है और ना ही वहां सरकार के नुमाइंदे पहुंचे हैं, यानी सेना पीछे पर्दे के कुछ कर रही है। सेना की साख को लेकर यहां पर चर्चा चल रही थी, उस पर हम बात करें उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चर्चा 4 बजे शुरू हो जानी चाहिए थी, अब वहां पर लगभग 5 बज चुके हैं। हमारा जो समय है वो आधा घंटा पाकिस्तान से आगे है, 5 बज चुके हैं, लेकिन एक कबूतर भी वहां पर मारता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है असेंबली में। ना तो विपक्ष की तरफ से कोई पहुंचा है और ना ही सरकार की तरफ से वहां कोई पहुंचा है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा करने के लिए। क्या सवाल मन में आता है, समय पर पाकिस्तानी संसद शुरू क्यों नहीं हुई? ये पहला सवाल जहन में आता है। क्या पाकिस्तानी सेना अब दखल देना शुरू कर चुकी है कंप्लीटली? तीसरा ये कि सरकार और विपक्ष का नहीं पहुंचना, ये कैसा लोकतंत्र है? मतलब आप बस फर्ज कीजिए कि यहां लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होने वाली है, सरकार को गिराने के लिए बहस होने वाली है और ना तो विपक्ष से कोई पहुंचे और ना ही सरकार से कोई पहुंचे, सदन में एकदम सन्नाटा। तो आप क्या कहेंगे, पर्दे के पीछे क्या सेना किसी तरह का कोई खेल कर रही है? ये चौथा बड़ा सवाल है एबीपी न्यूज का, जो किसी के भी जहन में आएगा। और क्या पाकिस्तान में संसद का कोई सम्मान नहीं है?
जब संसद में इस बात पर बहस होनी है तो फिर लोग पहुंचे क्यों नहीं है? समझ साहब, देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ऑपोजिशन जो है वो चाह रही है कि मैच फिक्स हो जाए। और जहां तक आपने सेना के रोल की बात की, मैं सेना को तब इन्वॉल्व होना पड़ता है जब उनको ऑपोजिशन या तमाम स्टेक होल्डर जो है वो इनवाइट करते हैं कि आप आए। और हमारे दरमियान में जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से सेना भी कंसर्न व्यक्त किया है। मैं आपको इसमें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताता हूँ। 1992 में 1992 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और उनके इख्तलाफ हो गए प्रेसिडेंट इसाक से। तो उस वक्त जनरल वहीद ताकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे और उनका हेलीकॉप्टर जो है वो इस्लामाबाद में कई बार मंडलाता था दोनों के घर जाते हुए। और फाइनली जो है वो 23 दिन की मुसलसल जद्दो इख्तलाफ के बाद जो फार्मूला वहीद ताकर फार्मूला आया उसमें दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे घर से अभी ये प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जब ऑफिस जाता है तो मुझे पता होता है कि कितने बजे वो जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद की फिजाओं में काफी सारे हेलीकॉप्टर मंडला रहे हैं और मैं देखता हूं कि कहीं इस्तीफा तो नहीं आने वाला। लेकिन तो हमें यह भी बताया गया इस्तीफा नहीं आएगा। लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इस वक्त की इस्लामाबाद में जो मौसम है और जो माहौल इस वक्त गर्म हुआ है, इसमें जरूर जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना वो कुछ सारी बातें मैं समझ रही हूँ, लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर का पंखा जो चकरघन्नी बनाता है, अभी जमहूरियत भी उसी चकरघन्नी के पैर में फंसी हुई है। सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई वहां संसद में कोई पहुंचा क्यों नहीं है? हमजा, मतलब मैं बस ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस होनी है और एक को आदमी वहां पर नहीं है। ये मतलब ये कैसी जमहूरियत है हमजा? देखिए, मैं आपकी परेशानी थोड़ी कम कर देता हूं। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी हुआ करते थे, मेमो गेट का केस चल रहा था, तो उसमें रूल और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती थी कि उनको कम से कम 6 साल की जेल, 6 महीने की जेल लगेगी। हाँ। उनको जेल जो सजा मिली थी वो 45 सेकंड की मिली थी। ठीक है। इसी तरीके से जो है जब नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस फाइल हुए थे, तो रेफरेंसेस फाइल होने के बाद ऑपोजिशन ने भी बाहर निकल के मिठाइयां बांटी थी और गवर्नमेंट ने भी, यानी कि इमरान खान की पार्टी ने भी बाहर निकल के खुशियां मनाई थी कि हम जीत गए। उन्होंने कहा हम जीत गए। अभी भी कुछ इसी तरह की चीज हो रही है कि एक फेस सेविंग दोनों को दी जा रही है। याद रखिए, इमरान खान ने भी एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस लिया है हमेशा से ऑपोजिशन को लेकर, और ऑपोजिशन अब उनको उसका जवाब दे रही है एक बहुत अटल खड़े होके। इन दोनों के बीच में अगर कोई मीडिएशन करवा सकता है तो वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही है, और वही करते हुए दिखाई दे रही है। तो वो अब दोनों के लिए एक ऐसा सिनेरियो बनाएंगे कि दोनों अग्री करें और दोनों खुशी खुशी जो है बाहर निकले और कहें कि हम दोनों। देखिए, दो साथी पाकिस्तान से हैं और विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मतलब पूरी इज्जत के साथ, लेकिन यहाँ पर काजू साहब, ये जमहूरियत कम और झमरू डांस ज्यादा लग रहा है मुझे। मुझे जो इस वक्त बहुत स्ट्राइकिंग लग रहा है वो ये कि हमारे दोनों पाकिस्तानी मेहमान बड़े खुल के बोल रहे हैं और साफ बोल रहे हैं कि इस पाकिस्तान में वहाँ की फौज का क्या रोल है, कि पॉलिटिकल क्राइसिस को अगर कोई संभालता है सरकार और ऑपोजिशन के बीच में, तो वो जो वहाँ के खाकी वर्दी वाले हैं वो ही संभालते हैं। और जो एक असल बात है कि वहाँ के जो राजनीतिक वर्ग है, जैसे समद साहब जैसे लोग, वो इसको बिल्कुल गलत नहीं समझते, वो इसको नेचुरल समझते हैं। और हम एक आपके पहले एक मेहमान थे PMLN के एक पहले वाले शो में, वो भी कह रहे थे वो हमारे मुहाफिज हैं। यानी एक पाकिस्तान की फौज जो है वो प्रोफेशनल फौज तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक उसका पॉलिटिकल, एक राजनीतिक मकाम भी है। और पाकिस्तान की अवाम इस राजनीतिक रोल को फौज की कबूल करता है और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो अलग है और देशों की जो डेमोक्रेसी है उससे अलग है। ये इनका सिस्टम है, इनको मुबारक हो। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि आज के दिन अब कोई इमरान खान साहब का रहना बिल्कुल नामुमकिन सा बन गया है। नहीं, तो अब वो किस सूरत में जाएंगे इसको देखना। मैं अपना वो पिच नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं अभी भी, आप कहेंगे कि क्या रूबिका, इसमें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, उनकी जमहूरियत है, ये वो जाने, उनकी डेफिनेशन है। पर मैं अभी भी इस चीज को हजम नहीं कर पा रही हूँ। और मुनीस साहब, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, और मेरे दर्शकों को भी,
कि वहां पर अगर ये दो लोग इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं जा रहे, दोनों पार्टियां, विपक्ष भी और सरकार भी, तो किसी ने रोक दिया है और वो किसी सेना है, इसका मतलब जल्दी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, इस्तीफा कोई आ सकता है? वो ऐलान तभी होगा जब एक फॉर्मूला निकलेगा जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, और वो फॉर्मूला निकालने के लिए फौज बैठी हुई है। आपने तो दोनों नहीं पहुंचे तो सेना ने रोका? मैं राजस्थान से आता हूँ और आपने कठपुतली का डांस देखा है ना? ऑफ कोर्स देखा है सर, मैं भी राजस्थान। तो धागे जो है कठपुतली के, वो आप और हम जो देख के बात कर रहे हैं वो उन नाचने वाली पुतलियों की तरह बात कर रहे हैं कि ये वहां चला गया, ये वहां चला गया। तो असली धागे जैसे चलेंगे, और जब धागे इस बात को ये तय कर लेंगे कि अब कौन सा एक्टर आगे आना है और कौन सा नहीं आना है, तब समझ आएगी कि फॉर्मूला मैं निकला है। 5 लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ मुनी साहब, और मुझे आप उसका जवाब दीजिए। बड़ा बहुत बहुत सरल सा सवाल है। समद साहब, दोनों पार्टियां नहीं पहुंची है, सेना ने रोका? नहीं, देखें, जो इस वक्त पार्लियामेंट की सूरत हाल है ना, उसमें ये होता है कि दोनों रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन होती है उनके चीफ विप सम टाइम को मुशावरत कर रहे होते हैं और घंटा डेढ़ लेट हो जाता है। ये पहले भी लेट हो जाता है, लेकिन अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो काजू साहब ने कहा कि मुझे हैरत नहीं हो रही, काजू साहब क्या चाहते हैं कि जहां पे 4 बार मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुका हो, और अगर मैं थोड़ा सा भी एडमिट ना करूं और मैं जिद करूं, तो क्या चाहते हैं कि वो 5वीं बार इंटरवेंशन हो, और वो हम उनका इस हद तक तो रोल उनको टॉलरेट करेंगे ना। अदरवाइज टॉलरेट ना किया तो आपको उनकी ऑप्शन का पता ही है, वो फिर हमारे पास ऑप्शन तो नहीं रहती। ये तो बहुत बड़ी चीज कह दी आपने समद साहब कि अगर ये सब नहीं होता है तो उनका 5वीं बार उनका इंटरवेंशन हो सकता है क्या डायरेक्ट इंटरवेंशन? जब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, मैं काजू साहब, शेख रशीद साहब शेख रशीद साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप इसी तरह से लड़ते रहे तो 10 साल के लिए आप घर बैठ जाए। उससे क्या मुराद है कि भाई जाहिर है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी हो जाएगी, और 4 बार जो हमारा मिलिट्री कू हुआ है, लास्ट टाइम मुशर्रफ का जब कू हुआ था तो अवाम ने वेलकम किया, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, मिठाइयां खत्म हो गई। मुझे लगता है समद साहब, आप वो इकलौते पाकिस्तानी शख्स हैं जो इतना ओपनली इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इट इज द आर्मी, और अगर सेना चाहेगी तो आप लोग 10 साल तक वहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और इसीलिए आपको अकोमोडेट करना होगा। और यही सेना क्या इस वक्त ये करती हुई नजर आ रही है? काजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उससे पहले जनरल सिन्हा, ये 10 सवाल एबीपी न्यूज के जो हैं वो मैं दर्शकों के सामने रख देना चाहती हूँ। दूसरा सवाल से शुरू करूंगी क्योंकि स्क्रीन पर आपके लिए वही है। क्या पाकिस्तानी सेना दखल दे रही है? क्यों? क्योंकि संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी थी, वो शुरू नहीं हुई है अब तक। हम 1 से 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं। सरकार विपक्ष का नहीं पहुंचना, ये कैसा लोकतंत्र है? अब तक ये बात मेरे तो हलक से नीचे नहीं उतर पाई है। पर्दे के पीछे क्या सेना किसी तरह का कोई खेल कर रही है? अभी आपने समद साहब को सुना, क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। क्या पाकिस्तान में संसद का कोई सम्मान नहीं है? क्योंकि अगर वहां आपको किसी तरह का कोई प्रोसीजर या कोई परंपरा निभानी है तो आपको वहां वक्त से पहुंचना होगा, करना होगा, और 1-2 मिनट देरी की बात नहीं है, घंटे भर से ऊपर हो गया है। क्या बाजवा पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मुलाकात करने वो इमरान से भी पहुंचे और कहा जा रहा है कि विपक्ष के भी संपर्क में है। क्या बाजवा पाकिस्तानी संसद को प्रभावित कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। संसद की कार्रवाई में बाजवा ने क्या देरी करवाई है? ये भी वही सवाल है जो उसी तरफ इशारा कर रहा है। पाक में सेना के आगे संसद की कोई इज्जत नहीं है। ये वो सारे सवाल है जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत को डिफाइन करते हुए सवाल है। क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज की तारीख में नहीं हो पाएगी? इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है, जब मैं आपके सामने ये 10 सवाल रख रही थी, शहबाज शरीफ संसद पहुंच चुके हैं। देरी से पहुंचे, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि वहां के जॉइंट विपक्ष का चेहरा है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर उनको उतारा गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी संसद पहुंच चुके हैं। काजू साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अब एक बहुत ही बड़ी खबर है आपने बताई कि अब देखते हैं कि अगर अभी या तो ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है कि वो इमरान खान साहब से साफ कह रहे हैं कि या तो यहाँ पे फेस करो या इस्तीफा दो, और
अब आगे देखना है कि क्या क्योंकि होता है। जनरल सिन्हा, पहुंचते आप हैं, कुछ फिर कहना आगे चाहेंगे? क्या 10 होता है, स्पीकर आएंगे या स्पीकर नहीं आएंगे। अगर हाँ, स्पीकर ही नहीं स्पीकर आए पे तो नजर फिर नहीं है। फिर जनरल सेशन सिन्हा। कैसे चलेगा। देखिए, जो मैं कहना चाहता, मेरी कमेंट है या ये आपके है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी अब खेल रही है। देखिए, आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले मैं मानता था कि पाकिस्तान आर्मी एब्सोल्युटली अगेंस्ट है इमरान खान के, इसलिए यहाँ तक बढ़ के आई। और जब उन्होंने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, ऐसा मैसेजिंग दिया, तो ऐसा लगा कि इमरान खान चले गए। मगर जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, और खास करके लास्ट 2 दिनों के अंदर भी, तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान आर्मी एब्सोल्युटली अब डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि उनको मिल रहा है डायरेक्शंस फ्रॉम चाइना। देखिए, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा गुगली खेला था जब वो डेमोक्रेसी के इसमें समिट में नहीं गए थे और खुल के कहा था, और इट वाज अगेंस्ट आर्मी विशेस। जनरल सिन्हा जी, आप जो बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उसी जगह पहुंचा जहां मुनी साहब ने शुरुआत की थी कि कैच 22 सिचुएशन में पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन अब आगे यहां संसद में क्या होगा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन ये सारे खास मेहमान हमारे साथ आगे भी बने, कहते हैं ना, लौट के आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अब आप देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है उन तमाम लोगों पर डोरे डालने की कोशिश हो रही है फवाद साहब की तरफ से, जो इनकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, और कह रहे हैं आप आइए, वो जो सिक्योरिटी पर मीटिंग होने वाली है उन तमाम बागी सांसदों को कह रहे हैं आइए और देखिए, बैनुल अक़वामी का जिक्र यानी इंटरनेशनल साजिश का जिक्र कर रहे हैं मुनी साहब, लेकिन बार बार हिंदुस्तान का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। हिंदुस्तान को तो लाया गया है बीच में, अब पहले तो अमेरिका और यूरोप तक था, अब से हिंदुस्तान को इसलिए लाया गया है कि नवाज शरीफ का नाम लाया गया है उसमें, और उसको आप जोड़िए कि जो ओपोजिशन को वीक करने की कोशिश की गई है कि जो शहबाज शरीफ का जो उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम आगे किया है, तो कि ये देखिए ये आपस तो में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से आ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी दिख इसीलिए रही है। हिंदुस्तान का नाम भी घसीट कर रुक रही हूँ सर मैं, लेकिन बड़ी खबर है, आप लोग लगातार बने ही रहेंगे, हर एक खबर को पैनी नजर से हम देखेंगे भी और परखेंगे भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।